हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी वोल्फ मॉडल की मैथमेटिकल अप्रोच के ऊपर, है ना। हम लोगों ने वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वगैरह सब देख लिया था। उसी में हम लोग आज जो है कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एक एटम था, ये इसका न्यूक्लियस था। तो वोल्फ के अकॉर्डिंग क्या था, वो साहब ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेफिनेट एनर्जी के जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके उनमें रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन ऑर्बिट्स की अपनी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक। तो इस एनर्जी को, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो इसकी भाई कोई ना कोई रेडियस होगी ना। ये सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस होगी, और रेडियस होगी तो मूव भी कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, तो एनर्जी भी होगी। इस तरीके से सारे टर्म हम लोगों ने फाइंड करने थे। तो हम लोगों ने रेडियस फाइंड कर ली थी। आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करा दें। आप लोगों को फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये फार्मूला रेडियस का nth ऑर्बिट के लिए याद आप रखेंगे, ठीक। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। यहाँ पर सारी चीजें आपको पता है। एच और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी वैल्यूज भी आप लोगों को पता होगी। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.26 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप लोगों से अधिकतर क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा कि पहले ऑर्बिट की इतना, अगर यहाँ से यहाँ तक इतना है तो उसके और पहले ऑर्बिट की रेडियस बताइए। और अगर कैल्शियम ले लिया हमने तो फिर दूसरे ऑर्बिट की रेडियस बताइए, इसका रेशियो बताइए। तो इस तरह से हमें सिर्फ इसका काम पड़ता है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगी बात। ऐसी वेलोसिटी की बात करें, अगर nth ऑर्बिट की वेलोसिटी की बात करें तो फार्मूला कुछ आता है z अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोपोर्शन होता है z अपॉन एन के। z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और n क्या है, ऑर्बिट का नंबर है कि कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो ये हो गई रेडियस, ये हो गई वेलोसिटी। ऐसे हम लोगों ने एनर्जी वगैरह सारे टर्म देखे थे, ठीक। याद है या नहीं। एनर्जी में प्रोपोर्शनलिटी की अगर बात की जाएगी, यानी nth ऑर्बिट की एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। उस इलेक्ट्रॉन की जो उस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनल किसके होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के होता है, ठीक। ऐसे टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के। अगर आपको ये कभी ध्यान ना रहे, सिर्फ आप आर और बी का ध्यान रखें, यानी रेडियस ऑफ वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी अगर आपको याद है तो आप किसी भी चीज की निकाल सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड अगर आपको ये नहीं याद आ रहा तो आपको फार्मूला तो हमेशा याद ही है ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब पता है आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। आर क्या होता है, एन स्क्वायर बाई जेड होता है। ये क्या होता है, z अपॉन एन होता है। तो आपको पता चल जाएगा एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं किसी भी चीज की। ऐसे फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी तो ये इनवर्सली होता है, यानी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब हो जाएगा इसका। तो यहाँ लोगों ने एनर्जी, टाइम, फ्रीक्वेंसी और रेडियस और वेलोसिटी देख ली थी। आज हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं कि प्रोड्यूस करेगा तो कितनी करेगा, ठीक। उसके बाद आगे पढ़ेंगे चीजों को। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन है और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो गई होगी। और हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़े हुए हैं, हमें पता है कि जब एक करंट कैरिंग वायर होता है या करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है तो वो अपने अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है भैया। अब जैसे आपको अगर मैग्नेटिज्म की बात की जाए तो ये सर्कुलर लूप है जिसमें आई करंट इधर फ्लो कर रही है, मान लो ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से पी डिस्टेंस, पी पॉइंट पर जो कि सेपरेशन एक्स है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। अगर आपसे पूछा जाए और इसकी रेडियस हमने मान ली ए है, अगर हमने आपसे पूछा जाए कि पी पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस लूप के कारण, ये लूप जो है पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, तो फार्मूला कुछ इस तरह से आता है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। जहां n थे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यहाँ पर हम सिर्फ एक ही टर्न की बात कर रहे हैं, यानी n की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अगर हम बात क्या कर रहे हैं, हम किसी p पॉइंट पे थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो न्यूक्लियस जो है हमारा जो एटम है उसमें सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर यानी न्यूक्लियस पे निकाल रहे हैं। यानी उसके सेंटर पे जब निकालेंगे तो ये x क्या हो जाएगा, बिकम्स 0। सेंटर पे p पॉइंट कहाँ लाई कर जाएगा, सेंटर पे, यानी एट x = 0। तब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो आएगा वो आएगा कुछ इस तरह का, ये। पर अभी हम लोगों ने रेडियस भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्फ मॉडल, उसमें ए ना मान के क्या ले रखी है, आर एन ले रखी है, nth ऑर्बिट की। तो हम लोगों ने यहाँ आर एन कर दिया, यानी हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी को चेक करेंगे, और हमसे अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भैया, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट जो भी हो लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई नहीं होता इसमें, आई अपॉन आर एन। पाई किसमें होता है, अगर स्ट्रेट वायर से हम किसी पॉइंट पी पर निकालते तब स्ट्रेट वायर में पाई आता फार्मूले में। खैर आपको लोग पता म्यू नॉट क्या चीज है, प्रीमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ भैया। खैर अब देखो आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, कितना चार्ज कितने समय फ्लो करेगा, यही तो आई है, करंट है। ठीक, अगर टोटल चार्ज की बात की जाए तो इस फार्मूले को इस तरह से लिख देंगे, कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर टी क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा फॉर ए कंप्लीट साइकिल के लिए। तो हम आई की जगह क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन टी, और आर एन तो है ही। अब क्यू का मतलब क्या है, चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी देखना, फार्मूला नहीं हमें चाहिए यहाँ पर, तो प्रोपोर्शनलिटी देख लें। तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं ये टी और आर एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और टी किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो इधर, टी इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर और आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। बस ये चीज रखनी है आपको। ठीक, तो अब टी किसके प्रोपोर्शनल लगता है, एन क्यू और जेड स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा जेड स्क्वायर, और आर एन एन स्क्वायर और जेड ऊपर चला जाएगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप देखेंगे प्रोपोर्शनलिटी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपोर्शनलिटी अगर आप देखेंगे किसके, एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर के हिसाब से, तो जो कुछ इस तरह से आ जाएगी, जेड क्यू अपॉन एन की पावर 5। ये आपको याद होनी चाहिए, अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से रेशियो लेके गा सकते हैं। इससे क्वेश्चन आएगा तो रेशियो वाला आएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट के नंबर बदलने के साथ साथ। आप एक चीज आप देख सकते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, है ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्यूब के पावर में बढ़ेगी, पर ऑर्बिट बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज भी करेगी, वो भी 5th पावर के हिसाब से। ठीक, खैर ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की बात। अब जो है लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे हम स्पेक्ट्रम निकालना सीखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी उसी से डिफाइन करेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग चलो अच्छा पहले समझ लेते हैं, फिर बताते हैं वो बात। जिसे 6 पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। आपको यहाँ पे यही इसमें मोर्स मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर कुछ रहने वाला है तो यही रहेगा, इसमें आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ फोटोन। देखो क्या बता रहा है, वो सामने 3 बातें बताई थी, 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसमें दूसरा वाला ये था कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल इंटीजर होगा h/2π के, है ना। जैसे ये बना दिया हमने ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक, ये हमने एटम बनाया, ये अभी हम लोगों ने, ये एटम है पूरा, समझ लो बात को। ठीक, ये क्या है, एटम है, ये एटम के स्ट्रक्चर होगा, ये इसके ऑर्बिट्स हैं, कई सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। यहाँ n=1 ये पहला वाला ऑर्बिट है, ये n=2 और ऐसे सोन आगे भी होंगे। ठीक, तो अब देखो क्या बताया, वो सामने बताया था कि जो ऑर्बिट्स है ये न्यूक्लियस है हमारा। तो उन्होंने कहा था जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं तो वो तीसरी बात ये बताई थी उन्होंने कि जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के दौरान, है ना, वो कोई भी रेडिएशन, कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी उनसे रिलीज नहीं होता। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज तभी होगा जब वो किसी भी तरह से एनर्जी ले ले और कहाँ चला जाए, हायर स्टेट में, है ना, हायर स्टेट में चला जाए। और हायर स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड रुकने के बाद जब वो यहाँ से हायर से लोअर जंप करता है तो जो एनर्जी गैप है उस गैप के बराबर एनर्जी का एक फोटोन रिलीज कर देता है। समझ पा रहे हो बात को नहीं, यहाँ पर इन्होंने क्वांटम थ्योरी का अप्लाई कर लिया था एक तरीके से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्वांटम हाइपोथेसिस का जो है यूज एटॉमिक स्ट्रक्चर पे सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया, बोर्स ने किया। उन्होंने एनर्जी को क्वांटाइज्ड बताने की तरह से, मतलब मैक्स प्लैंक ने क्या बताया, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और एचएमयू उसकी बात बताई थी। उस हाइपोथेसिस को देखो यहाँ यूज कर रहे हैं ये, है ना, उस चीज को यहाँ पर इंक्लूड करा है इन्होंने कि हायर ऑर्बिट ये है, मान लो, ठीक, ये 10 जूल का है, ये लोअर ऑर्बिट है 8 जूल का। तो इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इसके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर इस स्टेट, यानी इसको अगर मान लें EV और ये EA, तो EV माइनस ये जो एनर्जी गैप होगा डेल्टा E, इस एनर्जी के इक्वल जो है फोटोन की एनर्जी होगी। और इस एनर्जी का फोटोन क्या हो जाएगा,
रिलीज हो जाएगा, है ना। इसी चीज से हम वेवलेंथ, जब फोटोन रिलीज होगा तो उसका क्या होगा, वेवलेंथ होगी, उसका मोमेंटम होगा, उसकी स्पीड होगी। तो वही हम लोग वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं उस वाले फोटोन की। इस फोटोन की हम लोग क्या निकालना है, वेवलेंथ। अब आप समझ गए होंगे, ठीक, समझ गए नहीं समझ गए, समझ गए भैया, समझ गए तो अच्छी बात है। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर ये क्या है, ए और ये बी। अगर इसको आप ए कह दें, इसको आप बी कह दें, इसको आप ए कह दें और बी कह दें, तो आप बता सकते हैं एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। अगर एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला देखें हम लोग, पता है आप लोगों को, देखो एनर्जी का फार्मूला आया था माइनस का m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n स्क्वायर और z स्क्वायर भी था। ये फार्मूला हमारा एनर्जी का आता है भैया, ठीक। एनर्जी का टोटल फार्मूला, टोटल एनर्जी इतनी आती है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के क्या था, इक्वल थी, बस नेगेटिव साइन के साथ। और सर सिस्टम वही स्टेबल होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, नेगेटिव हो, है ना। खैर ये टोटल एनर्जी का फार्मूला था हमारे पास। अब हम देखो क्या करेंगे। अब तो ये एनर्जी थी किसी ऑर्बिट की, पर अगर हम बात करें ऑर्बिट किसकी, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट करें तो इसे n1 कह देंगे और सेकंड ऑर्बिट को n2 कह दे रहे हैं। यहाँ पर n1 और n2 से मार्क कर दिया। तो अगर हम बात करें e a की, तो ये बनेगा m e की पावर 4 z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n1 का स्क्वायर। क्लियर बात, या इसको na कह लो। अच्छा, जब ये e a लिखा है तो ये na हो गया और ये nb हो गया। क्लियर बात, ठीक है। ये इक्वेशन 1। अगर हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी बी की, तो m e की पावर 4 z स्क्वायर। एटॉमिक नंबर देखो नहीं बदल रहा, सब्सटेंस थोड़ी बदल दे रहे हैं, हमारा एटॉमिक नंबर बदल जाए, nb का स्क्वायर। ये हो गया 2। पर हमें ना ये चाहिए ना ये चाहिए, हमें तो इसका एनर्जी गैप चाहिए। हमें तो फोटोन की एनर्जी निकालनी ना, फोटोन की वेवलेंथ निकालनी ना। तो हम फोटोन की वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, इस एनर्जी गैप के इक्वली तो होता था। तो हम एनर्जी गैप लेंगे यहाँ पर, ठीक। इस डायग्राम को हम रफ कर रहे हैं, यहाँ पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या करा, अब हमने क्या कर दिया, सेकेंड माइनस 1। तो EB माइनस EA जब करेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि आप m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भैया बता सकते हैं, माइनस तो आपने कॉमन ही ले लिया है, यानी nb का स्क्वायर माइनस na का स्क्वायर, है ना, माइनस, ये माइनस प्लस हो गया था, माइनस कॉमन ले, माइनस बचा, ठीक है। क्लियर बात, इतना आपको मिल जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा भैया। अच्छा, अब इसी चीज को देखो कैसे लिख रहे हैं, इसी फार्मूले को, ये डेल्टा ई हो गया ना, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन या रिलीज्ड फोटोन कह सकते हैं। m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर nb स्क्वायर माइनस na स्क्वायर और z स्क्वायर को इधर लिख दिया। अब आप लोगों को पता है इस मैथमेटिकल टर्म को, इसको m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इतना आता है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इतना, इतनी वैल्यू इतनी होती है, ठीक। समझ पा रहे हो बात को नहीं? तो डेल्टा ई आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 30.6 nb स्क्वायर माइनस na स्क्वायर और z स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, याद रखने वाला एक फार्मूला। ये क्या एनर्जी है किसकी, फोटोन की। वो फोटोन जो एमिट किया है बाय द जंपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, वो एनर्जी का फोटोन जो है इस एनर्जी को रखेगा, जहाँ z एटॉमिक नंबर है। ये तो फार्मूला बना, इतना समझ में आई बात। अभी देखो इसमें और आगे चीजें बतानी, देखो समझो बात को। ये जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HC बाई लैम्डा भी तो लिख सकते हो, HC बाई लैम्डा भी तो लिख सकते हो इसको। तो ये आ जाएगा आपका इतना, इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। या इस फार्मूले को नहीं, उस वाले ऊपर वाले फार्मूले को यूज करते हैं, क्योंकि कुछ अलग चीज यहाँ पर बतानी है। हम यहाँ पर इसको नहीं, ऊपर वाले फार्मूले को यूज करेंगे। डेल्टा ई की जगह इतना लिख दिया और m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर nb स्क्वायर माइनस na स्क्वायर और ये आ गया आपका z स्क्वायर। क्लियर बात। अब देखो ये hc क्या है, इधर हम ले आए नीचे, तो 1/λ मिल गया।
तो ये हो जाएगा एच क्यूब और बचेगा सी एन वी स्क्वायर माइनस एन ए स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट भैया? कोई डाउट नहीं। अब इस टर्म को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, ठीक है, इस टर्म को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया जिसको क्या कहा गया भैया, बता सकते हो? इसको कहा गया रिडबर्ग कांस्टेंट। एक रिडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी वैल्यू फिक्स करके बताई, क्योंकि फिक्स क्या बताई, सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इतनी वैल्यू को विद नेगेटिव साइन, ये सब उसी में इंक्लूड हो गया। अच्छा ये क्या चीज थी, एनवी क्या था, हायर ऑर्बिट, है ना। देखो एनवी आपका हायर ऑर्बिट है, ये नेगेटिव साइन अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अंदर भेज दे रहे हैं। जब अंदर भेजोगे तो आप ये हो जाएगा Na और ये हो जाएगा Nb, समझ रहे हो बात को? ये हो जाएगा Na और ये हो जाएगा Nb, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नेगेटिव साइन हमने अंदर भेज दिया, क्लियर, अच्छी बात। अब देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई तो पता चला कि ये वैल्यू आती है आपकी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c इज इक्वल टू होता है r, या r इंफिनिटी भी लिखा होता है या r खाली r भी लिखा होता है। इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी फिक्स वैल्यू आती है 1.09677 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक, इतनी वैल्यू आती है। आपको इतनी नहीं याद रखनी है, आप सिर्फ 1.097 ही याद रख लेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया, किसके द्वारा, रिडबर्ग साइंटिस्ट है उनके द्वारा, समझ रहे हैं बात को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये हमें मिलता है वेवलेंथ, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, ये जो 1/λ है इसको वेव नंबर कहते हैं। अगर लैम्डा लिखा है तो वेवलेंथ, और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वेव नंबर करके इसको जाना जाता है। तो ये वेव नंबर भी है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक। हम बात करें अगर वेव नंबर की, सबको हटा दो, अच्छा वेव नंबर की बात करते हैं। तो ये 1/λ इज आल्सो नोन एज, इस तरह से ये होता है वेव नंबर, वेव नंबर भैया, यानी वेव नंबर का फार्मूला अगर पूछा जाएगा तो आप फिर से यही लिख देंगे पूरा। ये तो r हो गया एन ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर अपॉन मतलब मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास रहेगा वेवलेंथ निकालने के लिए, वेव नंबर निकालने के लिए, जहाँ आर की वैल्यू फिक्स रहती है, जेड एटॉमिक नंबर है, और ये आपका लोअर ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर है, ये हायर ऑर्बिट नंबर है, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये आपने क्या निकाली एनर्जी। अब हम लोग स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ेंगे, यहीं से स्पेक्ट्रम बात समझ में आती है, ठीक, क्लियर बात। अब बात करेंगे स्पेक्ट्रम की, ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले आप लोगों को ये बताते हैं, देखो जो रदरफोर्ड मॉडल था वो फेल हो गया था आपको ये बताने में कि स्पेक्ट्रम कैसा होता है एटम्स का। एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लीनियर होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, पर अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, जो कि रदरफोर्ड ने यूज करी थी। रदरफोर्ड मॉडल जो ड्रॉबैक्स थे वो यही थे कि उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इसको डील किया था, पर बोर्स एटॉमिक मॉडल ने इन्होंने क्वांटाइजेशन यानी कि मैक्स प्लैंक या कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स को जो है मॉडर्न फिजिक्स को बेस मानकर इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसीलिए इनकी क्या रहा ज़्यादा अच्छा माना जाता है इनका, मतलब ये कहेंगे कि कमियों को दूर करता है कुछ, ठीक। तो आपका देखो एब्जॉर्प्शन बताते हैं क्या होता है। ऐसा हुआ जैसे ये लाइट सोर्स है, ये क्या चीज़ है, लाइट सोर्स है, ठीक, यहाँ से लाइट गिरी, ये क्या कर रहा है, हर समय अपने रेडिएशन को इमिट कर रहा है, समझ रहे हो बात को, ये हर समय रेडिएशन को एमिट कर रहा है, ठीक है। एमिट करने के बाद क्या होता है, देखो समझ कोशिश करना समझने की। ये है एक, इसे बताते हैं, ये मान लो कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, ये कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, सब्सटेंस रखा है, ठीक। एक ये बना लो, एक ये बना लो, समझ रहे हो। अब मेरी बात ध्यान समझने की कोशिश करना, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये लाइट सोर्स है, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, हर फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट हो रही है, ठीक।
हर फ्रीक्वेंसी की लाइट, ये कहते हैं सन है, सन से हर फ्रीक्वेंसी की हर वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कराई हमने। अब मान लो ये सब्सटेंस में हमने क्या जानते हैं, अब इसका इनर पार्ट समझो, एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, उसके बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इतना सब हम लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को लेकर हायर एनर्जी में जंप कर जाते हैं, और जब हायर टू लोअर आते हैं तो एनर्जी का रिलीज करते हैं, वो समझ रहे हो बात को नहीं। तो अब जो हायर, समझना, लोअर से हायर जाने में एनर्जी उन्हें पहले चाहिए ना, तो हमने ये एनर्जी दी, समझ रहे हो। अब जो स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम समझते थे हम लोग, पर जो इसको एक्सप्लेनेशन दिया वो बोर्स ने कैसे दिया ये हम बता रहे हैं। पहले स्पेक्ट्रम समझ लेते हैं कैसा आया। अब इसमें से कुछ होता था और एनर्जी एटम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, ले लेते थे। तो एनर्जी लेने के बाद क्या करते थे, तो मान लो इसमें 10 तरह की लाइट थी, पर एक ही तरह की लाइट उन्होंने क्या करी, एब्जॉर्ब कर ली, समझ रहे हो, एब्जॉर्ब कर ली, ठीक। बाकी सब क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मान लो मेरी बात समझना, जैसे इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, हमने क्या कहा, ऑर्बिट होते हैं, उनकी डेफिनेट एनर्जी होती है और हर एटम के, हर मटेरियल के हिसाब से बदलती है। तो मान लो जो कोई ऐसा मैटर था जिसमें इलेक्ट्रॉन को जो थी 2 जूल एनर्जी चाहिए थी हायर एनर्जी में जाने के लिए, समझना बात को। मान लो इसके अंदर ऐसे ऑर्बिट है, ऐसे इसकी एनर्जी 2 जूल है, इसकी 6 जूल है, तो हमने मान लिया 4 जूल एनर्जी इसे चाहिए। भाई लोअर टू हायर जाने की कितनी एनर्जी चाहिए, 4 जूल चाहिए। यहाँ से लाइट आ रही थी 4 जूल की, 6 जूल की, 9 जूल की, 10 जूल की। तो क्या ये इस तरीके, अब ये वाली 10 जूल मान लो येलो लाइट है, ये 9 जूल ब्लू लाइट है, ये जो है ब्लू लाइट हो गई, ये आपकी रेड लाइट हो गई, और ये हो गई आपकी ग्रीन। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, ठीक। तो ये इस तरह का लाइट हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक, ये शो करता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन सी लाइट चाहिए बताओ, इसमें से कौन सा वाला पसंद करेगा, ये 4 जूल वाला, ये ले लेगा ना, क्योंकि इससे हायर एनर्जी में जा सकता है, तो ये ले लेगा। यानी अब तुम्हें जो स्पेक्ट्रम, बाकी को छोड़ देगा, बाकी क्या हमें कोई मतलब नहीं, हम जानते नहीं आपको। तो आप यहाँ पर भाई यहाँ देखा तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी लाइन पर देखा गया तो हमें सिर्फ यहाँ पर ये लाइट मिली, ये लाइट मिली, ये लाइट मिली, और यहाँ की लाइट क्या थी, मिसिंग थी, समझ रहे हो। अब हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जाकर देखा तो हमें यहाँ पर येलो दिखा, ब्लू दिखा, ग्रीन वो दिखा, रेड, पर ग्रीन नहीं दिखा, ग्रीन मिसिंग था, ग्रीन मिसिंग था। तो हमने कहा अच्छा यार, ये तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस तरह से आ रहा है। तो बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रीन इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उसने आपने क्या ले लिया था, एनर्जी वो ले ली थी इलेक्ट्रॉन ने, और वो हायर एनर्जी पे चला गया था, और 10⁻8 सेकंड के बाद वही एनर्जी रिलीज कर दी उसने, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो रिलीज करेगा तो जिस फ्रीक्वेंसी, इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी होगी, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी लाइट की होगी, ग्रीन लाइट की। यानी यहाँ पर जो एक लाइट, यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइट दिखी, वो थी ग्रीन, और इसे कहा गया एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ पा रहे बात को, नहीं समझ पा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रम मिलते हैं हर मॉलिक्यूल, हर पार्टिकल के लिए, हर एटम के लिए। जो भाई एटम तो जिसे कोई मैटर बनाए तो उनके सारे एटम क्या आइडेंटिकल है, सेम है। तो मान लो कैल्शियम की बात की जाए या फास्फोरस की बात की जाए, तो कैल्शियम में प्रेजेंट, जैसे इंडिया में हो कैल्शियम या हो अमेरिका में, वो क्या रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी एटम के अंदर। ये नहीं है कि वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होते होंगे अमेरिका के कैल्शियम के एटम में या 20 होते हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरे यूनिवर्स में कैल्शियम क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है उसके पार्टिकल। तो ये स्पेक्ट्रम जो होता है ये आइडेंटिकल है, और इसका यूज करते हैं हम मटेरियल्स को पहचानने में, बल्कि यहाँ नहीं, यूनिवर्स में दूर दूर गैलेक्सीज में क्या कौन कौन से पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसकी स्टडी हम घर बैठे करते हैं, किससे, स्पेक्ट्रम को उनके देख के, ठीक। तो खैर ये बहुत ही डीप बात थी, मतलब इसकी पढ़ाई जो हम बता रहे हैं वो आपको नहीं तुम्हें यहाँ समझना है कुछ भी उसके बारे में। तो आपको इस तरीके के स्पेक्ट्रम समझ में आया कि ये स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन था, ये एमिशन स्पेक्ट्रम था। तो इस तरह से जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था ये उन पार्टिकल्स या कहेंगे उन मैटर्स या उन मटेरियल्स को एक्सप्लेन कर रहा था जिनका एटॉमिक नंबर 1 था, या कहेंगे जिनके वैलेंस मतलब लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 था, जो 1 इलेक्ट्रॉन को कैरी करते थे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस सेल में था, उसी को ये क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर पा रहा था, और बाकी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। खैर इतना कर रहा था, ये क्या कोई कम बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए इसे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे पहले देखेंगे, ठीक। यहां तक बात क्लियर। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक, समझो बात को। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन कौन से होते हैं,
इसे तो खुद हाइड्रोजन हो गया, खुद हाइड्रोजन हो गया, जिसमें क्या है 1 है इलेक्ट्रॉन इसमें। और बात कर लेते हैं लिथियम की, क्या होता है 3Li7। अब इसमें एटॉमिक नंबर 3 है, यानी 3 इसमें क्या रहे होंगे, अगर इसका हम स्टेबल बात करें, अगर इसके स्टेबल एटम की बात करें तो 3 अगर यहाँ पर प्रोटॉन है तो 3 न्यूट्रॉन रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, पर 3 का नहीं चाहिए हमें, 2 निकाल के चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो सिर्फ 1 रहने दो, यानी इसका स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो नहीं। हीलियम की बात करें 2He4, तो इसमें अगर 2 प्रोटॉन है तो उस समय जब स्टेबल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 थोड़ी हम बता पाएंगे, हम तो सिर्फ 1 ही बता पाएंगे, यानी +1। यानी इस तरीके के हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम जिनमें सिर्फ आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, समझ पाते हो इस चीज को, समझते हो नहीं समझते रिप्रेजेंटेशन को। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये न्यूक्लियस का होता है, ये हम बताएंगे जब न्यूक्लियाई पढ़ाएंगे। ठीक, पहली बात तो आप सभी को पता ही होगा ये सारी चीजें। खैर ये हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम अब इसमें हम लोग देखना है। तो इसमें होता क्या है कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग चीजें बताई, मतलब अलग अलग लाइंस के लिए, तो उन्हें हम लोग एक तरीके से ग्राफ के हिसाब से देख लेंगे और बात को यहीं पर खत्म करेंगे। बहुत ज्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना है कुछ भी। देखो ये लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड और ये सब अदर्स ऑर्बिट्स थे। समझ रहे हो बात को। n इक्वल टू इनफाइनाइट तक जाएगा, यह n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड दिस वन इज 5। समझ पा रहे हो बात को नहीं। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि अगर एनर्जी की बात करी जाए तो एनर्जी होती है इतनी। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन की, तो Z क्या होता है उसका 1 और H के लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो ये फार्मूला बन गया इतना n²। समझ लो बना नहीं बना। अब हमने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, यानी इस वाले ऑर्बिट की। ठीक, पहले वाले ऑर्बिट की अगर एनर्जी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी बताओ, फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ लिख रहे हैं एनर्जी इतनी आएगी नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलना है ये सारी चीजें। अगर दूसरे वाले से रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 2 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अभी हम 3 वाले ऑर्बिट निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे 9/3 का स्क्वायर 9, और 9 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 5 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ऐसे अगर हम यहाँ रखेंगे 4 n इक्वल टू 4 तो यहाँ जाएगा 16 है ना, 16 के लिए और कम हो जाएगी, हो जाएगी शायद 0.34 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को। देखो 5 रखोगे तो जाएगा 25 में ये आएगा, देख लेना अपना जो भी आए। ठीक है, वो अपना यहाँ 5 रख के डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिला के ये इसकी एनर्जी होती है और ये इनफाइनाइट तक वेरी करती है। अब इसकी जो सीरीज थी, इस वाली n इक्वल टू 1, इसको नाम दिया गया लाइमन, ये लाइमन साइंटिस्ट लाइमन सीरीज। ठीक, ऐसे इसको दिया गया नाम बामर, बामर ये क्या है पास्चन, ये है ब्रैकेट, साइंटिस्टों के नाम पे सीरीज रखी गई। ये है फुंड, n इक्वल टू 0.5 पे फुंड, यानी लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये आप लोगों को पता होगा। अब आप इसकी समझ लीजिए मैकेनिज्म होती क्या है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक भाई, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरीके का ऑर्बिट है ना, समझ पा रहे हो बात को नहीं, तो क्या करता है इनफाइनाइट से यहाँ क्या करेगा जंप कर सकता है। हो सकता है वो n इक्वल टू 5 से जंप कर जाए, हो सकता है वो n इक्वल टू 4 से जंप कर जाए, हो सकता है n इक्वल टू 3 से जंप कर जाए, हो सकता है 2 से जंप कर जाए। तो जंप कहीं से भी करे, पर अगर फर्स्ट में करे, समझ रहे हो बात को, तो इसे कहेंगे लाइमन। क्या कहेंगे लाइमन, समझ पाए बात को नहीं, अभी बहुत बताएंगे इसमें, परेशान ना हो। अगर कहीं से भी जंप करे पर अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करा तो उसको कहेंगे लाइमन सीरीज। और ये सब किसमें लाई करती है लाइमन वाली, बताओ लाइमन किसमें लाई करती है। लाइमन लाई करती है हमारी आपकी अल्ट्रा वायलेट में, अल्ट्रा वायलेट में लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। किसमें, अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये लाई करती है, समझ रहे हो बात। फिर हम क्या कहें कि कहीं से भी गिरे, यानी कि n इक्वल टू इन्फिनिटी से आए पर सेकंड में आए, n इक्वल टू 4 से आए, 5 से पहले आ जाए, फिर 4 से आए, फिर 3 से आए, लेकिन आए किसमें, सेकंड वाले में आए, किसमें, सेकंड वाले में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कहते हैं बामर सीरीज। क्या कहते हैं, बामर। और ये लाई करता है आपका विजिबल रीजन में, हम सिर्फ इसी को देख पाते हैं विजिबल रीजन में। ठीक, अपनी आंखों से हम ये वाला ही देख पाते हैं।
ठीक है। फिर ये कहीं से भी आए लेकिन ये तीसरे में जंप करे, ठीक। तो इस तरीके की ये सीरीज क्या कहलाएगी, पास्चन, ठीक। इसे ये किस में लाई करती है, ये लाई करती है इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड में, ठीक। और ऐसे ही ये किसमें, पास्चन में आ गया, ब्रैकेट फुंड वाली किसमें लाई करेंगे, ये इंफ्रारेड में, ये फार इंफ्रारेड में। अब बताइए सर ये तो सभी जानते हैं, इसमें नया क्या बता दिया, ये नया ये बता दिया कि जानते तो सब लाई करते हैं, पर कैसे लाई करते हैं ये एक कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग अभी समझने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई, सब 12th का है, 11th का है, कुछ भी इसमें नया नहीं था। एनर्जीज ऐसी सी होती हैं, ये सब आपको क्वेश्चन यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, क्वेश्चन कुछ अलग ही तरह से पूछा जाएगा, वो हम बताएंगे। खैर इसको यहाँ तक अब रफ करते हैं। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज बनती है, ठीक। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या था वेवलेंथ के लिए, भाई वेवलेंथ के लिए या वेव नंबर के फार्मूला जो था वो ये था, n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर z स्क्वायर, ये फार्मूला था। क्लियर बात। देखो ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, दिस वन इज फिफ्थ ऑर्बिट। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। यह है न्यूक्लियस, ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ये n=4 है, ये n=5 है। क्लियर है बात। अब देखो सिर्फ इतनी सी बात थी कि जो यहां से यहां लाई कर रहा है, यहां से यहां लाई कर रहा है, यहां से यहां लाई कर रहा है, यहां से ये वाला क्या कहला रहा है, देखो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है लाइमन, ये है, ये होता है किसमें, अल्ट्रावायलेट में। क्यों होता है वो यहाँ समझो। देखो लाइमन ने क्या बताया, 1/λ(r). अगर कोई चीज 1 में आ रही है तो n1 का वैल्यू मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, और n2 का स्क्वायर, और z तो हम 1 लेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम में z 1 है, यानी ये वाला क्या कहलाएगा आपका, लाइमन। लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो फार्मूला ये रहेगा आपका, समझ रहे हो बात को, फार्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा, जिसमें ये हमेशा 1 रहेगा। लाइमन के लिए ये चीज फिक्स है 1, और यहाँ n2 का स्क्वायर, n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, n2 की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 थोड़ी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है, यानी n2 की वैल्यू 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकती है। समझ पा रहे बात को। और किस में लाई करेगा, ये अल्ट्रा वायलेट में लाई करेगा, रीजन में। देखो क्यों लाई करता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन का मतलब आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है, जिसमें आपके रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, उसके बाद क्या आते हैं, विजुअल, फिर अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्सरेज, फिर गामा रेज आते हैं। इस तरह से आप देखेंगे एनर्जी का क्रम, तो अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी विजुअल रेज से ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होने से मतलब है वेवलेंथ का कम होना, समझ रहे हो। तो ये होता क्या है कि वेवलेंथ कब कम होगी, वेवलेंथ क्या कब कम होगी, ये कब कम होगी, अगर ये पूरा वैल्यू ज्यादा आ जाए, ये वैल्यू ज्यादा आ जाए, है ना, समझ रहे हो बात को। नहीं तो बाकी सबके कंपेयर में हम लोग देखेंगे कि देखो n2 बराबर, अभी यहाँ पे जब लिखा है बता ही देते हैं एक बार, n2 = रखो 2, तब देखो वेवलेंथ कितना आएगा, 1, 2 रखोगे 4, ये आ जाएगा 3r/4, और लैम्डा आ जाएगा 4/3r, समझ रहे हो, लैम्डा आ जाएगा 4/3r, देख लेते हैं, इतना ही आ रहा है 4/3r, ठीक है, हाँ इतना ही आ रहा है। तो आपको पता है क्या है कि ये क्या है बताओ, इस केस में हमें क्या मिलेगा, लैम्डा जो है मैक्सिमम मिलता है, बोलो मैक्सिमम की केस में, ये मैक्सिमम हमें अगर चाहिए तो ये इसकी वैल्यू रहेगी। क्लियर बात। और मिनिमम के लिए हम क्या रख दें, इनफाइनाइट रख दें। मिनिमम के लिए हम अगर एक बार क्या रख दें, n2 = इनफाइनाइट, तब आप देखिए, तब यही फार्मूला बन जाएगा r1 माइनस इनफाइनाइट का मतलब होगा 0, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/r। अब देख लो इसमें, समझ रहे हो कौन बड़ा था, 1/r बड़ा है, 4/3 बड़ा है, इसमें ये टर्म एडिशनल टर्म ज्यादा है ना, इसलिए मैक्सिमम है, और ये इसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है इसकी, ये मिनिमम के लिए इसका फार्मूला होता है, ठीक, 1/r। क्लियर बात, इतनी बात। तो ये लाइमन सीरीज में क्या करता है, मतलब ये लाइमन है इसका, ये लाइमन में n=1 फिक्स रहेगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही बामर के लिए होता है, ऐसे ही बामर के लिए होता है, ये 2 वाले में लाई करेगा बस, ठीक,
2 वाले में लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, बामर हो जाएगा। और बामर के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 की वैल्यू फिक्स रहेगी, 2 मतलब n1 बराबर 2, तो इसका स्क्वायर यानी 4, ये हमेशा फिक्स रहेगा। बाकी n2 की जगह क्या लिखेंगे, अभी 2 नहीं हो सकता, तो 1 भी नहीं हो सकता, 3 4 और सो ऑन, 3 4 और 5 एंड सो ऑन, ये आगे कुछ भी हो। ये किस में लाई करता है, विजुअल रीजन में लाई करता है, किसमें, विजुअल रीजन में लाई करता है। यहाँ n2 की जगह क्या लिखेंगे, 4 है तो 4 से ज्यादा रखोगे 5, मतलब नहीं 4 तो स्क्वायरिंग करने पाए 3, ठीक, एक बार 3 लिख के देखेंगे और एक बार हम लोग इनफाइनाइट लिखेंगे। 3 लिखेंगे आप, यहाँ तो हो गया 4 और 3 का मतलब 9, यानी आ जाएगा 36 और 5 आर, जो मिलेगा आपको 36/5 आर, 36/5 आर, ये मैक्सिमम मिला आपको, देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, हाँ सही। और अगर मिनिमम है इनफाइनाइट के लिए तो ये क्या मिलेगा आपको, 4 है यहाँ पर, यानी 4/r, 4/r, ठीक है ना, हाँ। तो ये इस तरीके की वामन आ गई। तो आपको पता है कि जो हमारी लाइमन है ये अल्ट्रावायलेट में होगी, ये विजुअल में होगी, बाकी सारी किस में होती हैं, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड में होती हैं। तो इसी तरह से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को क्या करा गया, डिस्क्राइब किया गया, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ पढ़ा हुआ था, सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, रिवीजन भी आपका एक तरीके से हो गया। आप लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। इसके क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 3 भाई इसके लिए 1 फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया, उसमें 3 4 5 तक फिक्स होता है, इसे क्या कहते हैं, लाइमन बामन पार्शियल ब्रैकेट फुंड कहते हैं, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे आपसे रेशियो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जीज व्हेन n जंप करे n2 to n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू 3 to इक्वल टू 1। इसमें एनर्जी का रेशियो बताना है। अगर पहले इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप करे तब क्या एनर्जी होगी, और 3 से 1 करे तब क्या एनर्जी होगी, और एनर्जी नहीं पूछ रहा, रेशियो पूछ रहा है। तो हमें फिर जब रेशियो पूछेगा तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा भैया, बोलो, रेशियो बहुत सिंपल हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी पूछ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन की, तो आप वो वाला इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला मत लगा देना, me⁴ 8f02 वो वाला, वो तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की एनर्जी थी उस ऑर्बिट में आने वाले, ये फोटोन की एनर्जी पूछ रहा है जंप करने पर। यानी अगर ऐसे समझो ये न्यूक्लियस है, ऐसे सारे ऑर्बिट्स हैं, तो ये कह रहा है कि ये दूसरे से पहले में जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तब एक एनर्जी मिलेगी E1 एनर्जी का फोटोन मिलेगा, और जब 3 से पहले यहाँ आएगी तब बड़ी एनर्जी का अमाउंट मिलेगा E2। तो E1/E2 पूछ रहा है आपसे, है ना, तो कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला पता है, ये क्या होता है बताओ, ये क्या होता है, R है, R में HC कर दो, या एक सिंपल फार्मूला याद रखो, ठीक, 1/n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर, और z नहीं दे रखता तो कोई मतलब नहीं, रेशियो देता तो सब कैंसिल हो जाएगा, ये भी सब कैंसिल हो जाएगा। तो आप E1 अगर बात करेंगे, E1 के लिए क्या चीज़ है, पहले 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ रेशियो लेना है E2, तो आप क्या कर दें, 1/1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी आंसर मिलेगा आपको 1 - 4, और जो आ जाएगा आपको 1 - 1/9, ठीक, समझ पा रहे बात को नहीं, तो जो आ जाएगा आपका 3/4/8/9, 3/4 8 × 9, 27/32 इसका क्या होगा, एनर्जी का रेशियो होगा। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, आए हुए क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब इसमें रेशियो वगैरह पूछता है, इतना पता होगा, बाकी फॉर्मूला याद नहीं होगा तो भी कुछ नहीं है, आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं भैया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखेंगे, बाकी फिर हम लोग लेक्चर्स को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। देखो दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपके लेवल का क्वेश्चन है, ठीक, लिख देते हैं क्वेश्चन को। ए प्रोटॉन कैप्चर है म्यूऑन, ठीक, मेसॉन दे रखा है, मेसॉन पार्टिकल को क्या करता है, कैप्चर करता है टू फॉर्म ए हाइड्रोजन एटम, टू फॉर्म ए हाइड्रोजन, टू फॉर्म ए हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक। द मास ऑफ म्यूऑन, मेसॉन, द मास ऑफ म्यूऑन
इज 210 210 टाइम्स ज़्यादा है किससे, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे बात को नहीं? अच्छा, कह रहा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। हम इनकी इसको रिफिल कर लें, जब तक आप इतना नोट करिए। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इमिटेड व्हेन द म्यूऑन मेसॉन जंप्स फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को नहीं? अब नोट करते हैं आगे कहां पर आ गए। एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज emitted when the meson jumps from the first excited state to first excited state to the ground state। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पर इसे बताने का एक ही कारण है, गेट के एग्जाम में आया हुआ है 1999 में, है ना। गेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक। देखो एनर्जी पूछ रहा है, देखो एक प्रोटॉन ने कैप्चर कर लिया मेसॉन पार्टिकल को, ठीक। मेसॉन वगैरह क्या होते हैं हम लोग आगे बात करेंगे। मेसॉन टू फॉर्म ए हाइड्रोजन लाइक एटम, उसने हाइड्रोजन लाइक एटम बनाना था, तो यानी कि कुछ चीजें कम या ज्यादा हो रहे हैं, उसने मेसॉन पार्टिकल क्या कर लिया, ठीक, कैप्चर कर लिया। द मास ऑफ म्यूऑन इज 210 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के मास से इतना ज्यादा है उसका मास। अच्छी बात। कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन व्हिच इज एमिटेड व्हेन द म्यूऑन जंप्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कर रहा है, कौन जंप कर रहा है, कौन जंप कर रहा है, मेसॉन पार्टिकल जंप कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ चक्कर पड़ेगा कि है तो बोर्स मॉडल, है ना। अब कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, बोर्स मॉडल वाला, पर उसमें तो भैया इलेक्ट्रॉन जंप करता था और सिंपल फॉर्मूला लगा देते थे। अब इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर रहा, अब इलेक्ट्रॉन तो जंप ही नहीं कर रहा है, कौन जंप कर रहा है, मेसॉन जंप कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल सब वही लगेंगे, पर ये एटम के अंदर की बात नहीं है, ये एटम के अंदर की बात नहीं है। अब देखो हम तुम्हें समझाते हैं एक बात, जो प्रोटॉन ने कैप्चर की है चीज, ठीक, मेसॉन प्रोटॉन ने कैप्चर किया है, यानी ये क्या चीज है, जो मेसॉन पार्टिकल है इसकी भी कई अपनी स्टेट्स होती हैं और डिफरेंट स्टेट में अपनी एनर्जी कैरी करता है। और हम लोग लगाएंगे बोर्स मॉडल, ये बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे, बस देखो चेंजेस क्या आ जाएंगे। ये फार्मूला होता था e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n स्क्वायर z स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास होता था एनर्जी का। पर हाइड्रोजन लाइक एटम यानी z = 1 और 1 का स्क्वायर मींस 1, ठीक। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, जंप कर रहा है ना, फर्स्ट ऑर्बिट से क्या कर रहा है, हाँ भैया फर्स्ट ऑर्बिट से जंप कर रहा है, तो ठीक है, तो n की वैल्यू भी हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है। समझ पा रहे बात को नहीं, समझ रहे हो। अब लेकिन जंप क्या कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में, फ्रॉम फर्स्ट स्टेट का मतलब क्या है, n = 2, और ये ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया 1, यानी ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, n = 2। तो अभी हम n को कुछ भी नहीं लिख सकते, हमें तो जंपिंग करानी है हमें, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी इस एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, डेल्टा ई, तो ये कुछ बचेगा इस तरह से 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ये फार्मूला इतना और एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि जंपिंग में क्या करेगा, एनर्जी गैप मिलेगा डेल्टा ई, तो इतना मिलेगा हमें, ठीक। समझ पा रहे बात को नहीं। अब जो बताने वाली बात थी वो हम इसको रफ करके बताएंगे। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, प्रोटॉन और जो है मेसॉन पार्टिकल, ये यहाँ पर मास ना रख के क्या लगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अब नहीं यूज कर सकते हो आप, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं यूज करोगे। अब एक नया टर्म आ जाएगा यहाँ पर म्यू, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास। बोलो रिड्यूस्ड मास, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्या करना है, यूज करना है।
और आपको सीधे आंसर मिलेगा इस फार्मूले से, और कुछ भी नहीं करना है, सीधे आंसर मिलेगा। अब म्यू क्या चीज है, यहाँ पर ये म्यू, ये प्रिमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में समझना, ये म्यू क्या चीज है, रिड्यूस्ड मास है। ऐसा होता है जैसे कि अगर हम बात करें सन के रिस्पेक्ट में, तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ तो है, पर मून भी उससे जॉइंट माना जाएगा, उससे हमारी और मून की डिस्टेंस भले ज्यादा है, पर सन के रिस्पेक्ट में हम दोनों क्या है, भैया बहन है, ठीक, बिल्कुल पास पास है। यानी हमारा मास सून, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाएगी तो हमारा और सन के, मतलब अर्थ के और सन के बीच में जो है मून का मास भी हमारे में क्या होता है, ऐड हो जाता है। और किस तरह से ऐड होता है उसे कहते हैं म्यू। यानी एक बॉडी, टू बॉडीज को हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं यहाँ पर, जब डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। पर ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात हो रही है, पर यहाँ भी इससे कंपेयर में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये क्या करेंगे, रिड्यूस्ड मास को बताएंगे भैया, ठीक है। अब आप बताइए क्या करें। अब प्रोटॉन की बात हो रही थी, यानी ये क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक, बोलो, प्रोटॉन हो गया। दूसरे किसकी बात हो रही है, मेसॉन की बात हो रही है, मेसॉन को म्यू दिखा दिया। अब ये वाला म्यू अलग है, ये अलग है, ये म्यूजॉन पैटर्न है, इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, इसने इसको कैप्चर किया था ना, तो ज्वाइन करके मास बढ़ गया होगा, तो बस वही मास हमें यहाँ पर एम न लेके इसका रिड्यूस्ड मास लेना है, जो कि इतना मिलेगा आपको, एमपी एमयू एमपी प्लस एमयू। अब सर जी बताइए, हमें एमपी पता नहीं ना, मेसॉन को पता है, पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बताना भैया। तो आप क्या कर दो, देखो एमपी यानी मास ऑफ प्रोटॉन होता है 86 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपको दे रखा है म्यू1 इन्होंने 210, ये इसीलिए दे रखा था ताकि आप यहाँ पर यूज करके रिड्यूस्ड मास क्या कर पाए, निकाल पाए। देखो 1836 इंटू 2/10 एमई का स्क्वायर बनेगा, यहाँ एमई कॉमन आ जाएगा, और ये चीज एडिंग में हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यहाँ मास रखेंगे, बाकी सारी चीजें क्या है, फिक्स हैं। ये आप रखेंगे एक बार क्या, 2 का स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, और आपको आंसर मिलेगा। आंसर जो आएगा आपका, हम बता दे रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी 1.9927 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ना आए तो आप पूछ सकते हैं। बाकी रिड्यूस मास का यह कॉन्सेप्ट था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होगा, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसकी बात करने जाएंगे, न्यूक्लियाई पढ़ लेंगे, ठीक है। न्यूक्लियाई के बाद फिर एक्सरेज और रेडियो एक्टिविटी वगैरह जल्दी से इसको कवर किया जाएगा, ठीक। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, ठीक।